अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है ख़त अदम तहजीब। सारफ़ का रवैया बयान करते वक्त हम दो तरह की अप्रोचेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थे आपके पास अफादा की तशरीह, जिसको हम कार्डिनल अप्रोच कहते हैं, और उसके बाद हमारे पास ख़त अदम तरजीह की तशरीह, जिसे हम ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। ख़त अदम तरजीह को ख़त गैर जानबदार भी कहते हैं और इसको इंडिफरेंस कर्व भी हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम ख़त अदम तरजीह का इर्तिका इसको डिस्कस करेंगे। ख़त अदम तरजीह की जो स्टार्टिंग जो थी वो एक बरतानवी मुआशरदान थे, फ्रांस एजवर्थ, जिन्होंने 1881 के अंदर सबसे पहले ख़त अदम तरजीह का जो नज़रिया जो था वो बयान किया था। उसके बाद एक इतालवी आपके मुआशरदान थे प्रेटो, उन्होंने ये नज़रिया मज़ीद इसके अंदर कुछ जो तब्दीलियाँ थी उनको लेकर आए। नाम था उनका प्रेटो, और ये उन्होंने बयान किया 1906 के अंदर। और जो फाइनल जो इसको किया गया, जो सबसे लास्ट पे यानी कि जो इसके ऊपर डिस्कशन की या जिन्होंने अपना ये नज़रिया ख़त अदम तरजीह का बयान किया, वो थे J.R. हिक्स और R.G.D. एलन। J.R. हिक्स और R.G.D. एलन, इन्होंने अपना ये जो नज़रिया जो था ख़त अदम तरजीह का 1930 के अंदर जो था वो बयान किया हुआ था। इन्होंने कहा कि अफादा की पैमाइश जो है वो मुमकिन नहीं है, लेकिन हम अफादा को अगर अफादा की पैमाइश जो है वो मुमकिन नहीं है तो हम अफादा को तरतीब वाइज जो है वो बयान कर सकते हैं। तो दो अशिया के मुख्तलिफ मजमूए लिए गए और उनसे हासिल होने वाली जो तस्कीन थी उनको तरतीब वाइज जो था इन्होंने बयान किया। इसीलिए हम इनको ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी भी कहते हैं, यानी कि ये ऑर्डिनल अप्रोच है। इसके अंदर हम आदाद को क्या करते हैं, जो अफादियत जो होती है उसको तरतीब वाइज जो होती है वो बयान करते हैं। हम कहते हैं कि इसमें पहला पेयर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, पहला हमें इतनी तस्कीन दे रहा है, दूसरा इतनी और तीसरा इतनी। हम इसके अंदर अफादा की जो पैमाइश होती है उसको तरतीब वाइज बयान करते हैं। तो ख़त अदम तरजीह को डिस्कस करने से पहले हम उसके सबसे पहले जो होंगे वो मफरूज़ात को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन और फिर फर्दर जो होगी उसकी एक्सप्लेनेशन जो होगी वो डिस्कस करेंगे। अब मफरूज़ात, सबसे पहला जो मफरूज़ा है वो क्या है, सारफ़ अक्लमंद होना चाहिए। एक सारफ़ को पता होना चाहिए कि उसने अफादा की तरतीब कैसे देनी है, उसने अपने ज़राए जो है वो किस तरह से इस्तेमाल करने और कहाँ पर इस्तेमाल करने, ये एक सारफ़ को पता होना चाहिए। और किन चीज़ों से तस्कीन ज़्यादा मिल रही है, किन चीज़ों से कम मिल रही है, फिर उनको तरतीब कैसे देनी है, कौन सी ज़्यादा कौन सी कम। तो सारफ़ का अक्लमंद होना लाजम है आपके पास। फिर उसके बाद सेकंड है आपके पास तरतीबवार इसकी पैमाइश है कि हम जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उन सभी की अफादियत को हम क्या करेंगे, तरतीब वाइज बयान करेंगे। यानी कि पहली चीज़ से आपको इतनी तस्कीन मिली है, दूसरी से आपको इतनी तस्कीन मिली है, तीसरी से आपको इतनी तस्कीन मिली है। हम क्या करते हैं, हम अपनी अफादियत को तरतीब वाइज जो होता है वो बयान करते हैं। तो सबसे पहले सारफ़ का अक्लमंद होना ज़रूरी है, सेकंड जो है वो आपके पास तरतीब वाइज जो है इसकी पैमाइश होनी चाहिए। उसके बाद है थर्ड है आपके पास दो अशिया का मॉडल। इसके अंदर ये सपोज किया जाता है कि आपके पास जो चीज़ें हैं वो दो अशिया हैं, आपकी जो अफादियत है वो बेस कर रही है उन दो अशिया के मजमूए के ऊपर।
उन दो अशिया से आप डिफरेंट जो है वो मजमूए बनाते हैं और फिर उसकी तरतीब वाइज पैमाइश करते हैं। तो यहाँ पर एक फ़ंक्शन बनेगा यूटिलिटी इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। इसका मतलब है अफादा जो है वो दो अशिया के ऊपर बेस कर रहा है, एक्स है और वाई है। बेसिकली यहाँ पर एक्स और वाई इन दोनों अशिया के मजमूए बनते हैं। डिफरेंट आप मजमूए लेते हैं, डिफरेंट पेयर्स बनाते हैं इनके, और फिर इन पेयर्स को क्या करते हैं आप तरतीब वाइज बयान करते हैं और फिर बताते हैं कि किस में आपकी तस्कीन ज़्यादा और किस में आपकी तस्कीन कम होती है। उसके बाद नंबर 4 है आपके पास तकमीलियत। तकमीलियत के मफरूज़े के अंदर ये होता है कि आप दो अशिया के दरमियान पेयरिंग करते हैं, जोड़े बनाते हैं और फिर बताते हैं कि सारफ जो होगा इन दो अशिया के मजमूओं के दरमियान उसका क्या बिहेवियर होगा। या तो वो क्या करेगा, अगर सपोज करें उसके पास दो अशिया हैं ए और बी, या तो सारफ ए को बी पर तरजीह देगा या फिर सारफ बी को ए पर तरजीह दे देगा। दो ऑप्शन बन गए। थर्ड ऑप्शन क्या बनेगा, या फिर सारफ जो होगा वो ए और बी दोनों के दरमियान गैर जानबदार हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे पॉइंट्स हो सकता है। तकमीलियत का मफरूज़ा हम कहते हैं कि यानी कि या तो प्रेफरेंस ए को बी पर है या बी को ए पर है, या फिर ए और बी के दरमियान जो सारफ होता है वो गैर जानबदार होता है। उसके बाद आपके पास नंबर 5 है आपके पास इस्तकामत का मफरूज़ा। इस्तकामत के मफरूज़ा के अंदर ये होता है कि सारफ जो है वो ए और बी के दरमियान, सबसे पहले ए को उसने प्रेफरेंस दे दी बी पर, बी को प्रेफरेंस दे दी वो ए पर। तो ये तो हो गया दो अशिया, दो चीज़ों के वाले से। अगर उसके पास जो पेयर बन गए, 3 है आपके पास, ए है, बी है और सी है, तो इसमें वो क्या बंद करेगा, या तो वो ए को बी पर प्रेफरेंस, अगर वो कहता है ए जो है वो ज़्यादा फेवरेबल हो गया, या वो कहता है ए और बी के दरमियान वो गैर जानबदार, या फिर वो ये कहता है बी और सी के दरमियान जो है वो गैर जानबदार। इसका मतलब अगर ए को बी पर प्रेफरेंस दी तो बी को उसने सी पर प्रेफरेंस दी, तो इट मीन्स जो ए जो होगा वो प्रेफरेबल होगा वो सी से। इसका मतलब है कि वो ए और बी के दरमियान गैर जानबदार है, बी और सी के दरमियान गैर जानबदार है, तो इसका मतलब होगा वो ए और सी के दरमियान भी गैर जानबदार होगा। तो यहाँ पर आकर हमारे पास ख़त अदम तरजीह के जो मफरूज़ात जो थे वो ख़त्म होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम ख़त अदम तरजीह की तारीफ़ और फिर आगे इसके गोशवार और डायग्राम्स जो होंगे उनको डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।